अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारा आज का टॉपिक ये है कि हमारे पास एक बेसिक सी एप्लीकेशन हमने डेवलप की है। एक स्ट्रक्चर बनाया प्रोजेक्ट का हमने ASP.NET MVC कोर को यूज़ करते हुए। तो इसमें हमारे पास अगर हम देखा जाए कि सपोज करें कि आपने इस प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट करना है लर्निंग पर्पज़ के लिए या आपने इसको एक्सप्लोर करना है, तो इसका फ्लो सबसे पहले ये होगा कि आपके पास इसका कोड होना चाहिए। सर आपका जो पड़ा हुआ है ये कोड आप TFS से भी ले सकते हैं, गूगल ड्राइव के किसी लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इस प्रोजेक्ट को अगर हमें अपने पास एग्जीक्यूट करना है तो उसका सबसे पहला प्रोसेस तो ये है कि आपने वेब यूआई के अंदर जाना है और वेब यूआई के अंदर जाके आपके पास यहाँ पे एक डेटाबेस का फाइल पड़ी हुई है 01 के नाम से। 02 लेटेस्ट फाइल होगी, 03 इस तरह हमारे पास इसके वर्जन मेंटेन होंगे। तो इस डेटाबेस को क्या करना है, आपने अपने पास SQL सर्वर के अंदर ओपन करना है और SQL सर्वर में ओपन करने के बाद आपने इसके अंदर वो डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट होगी, आपके पास कोड आपके पास आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपका जो डेटाबेस है ये आपके पास इसका डेटाबेस का सर्वर नेम होता है। यहाँ पे आपके पास यूज़र और ये पासवर्ड, ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे इस फाइल के अंदर जाना है, ऐप सेटिंग की फाइल के अंदर। अब ऐप सेटिंग की जो फाइल है आपकी, इसके अंदर अगर हम देखा जाए तो हमारे पास इसके अंदर डेवलपमेंट के नाम से एक फाइल पड़ी है, डेवलपमेंट के नाम से। ठीक है, ऐप सेटिंग डॉट डेवलपमेंट के नाम से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपका जो SQL सर्वर है उसका आपने यहाँ पे नेम लिखना है ये, और उसके बाद आपने डेटाबेस का नाम लिखना है जो क्रिएट की होगी, यूज़र नेम और पासवर्ड आप देंगे। और जब आप इस पर और जब आप इसको करेंगे सेट एज स्टार्ट प्रोजेक्ट, तो आपके पास ये, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी जहाँ मेरा माउस नज़र आया आपको, यहाँ पे सम टाइम एरर आता है कि जो आप इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर रहे हो तो ये इस पोर्ट पर रन नहीं हो सकता। उसकी वजह ये होती है कि आपने क्या करना है कि SQL सर्वर सॉरी आपने .NET का ना 6.0 वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। ASP.NET कोर का जो .NEट फ्रेमवर्क है 6.0 वो आपने इस पर इंस्टॉल करना है। वो इंस्टॉल करने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने यानी कि डाउनलोड 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 ASP.NET 6.0 ये आपने कर देना है। उसके बाद आपके पास ये लिंक आ जाएगा। ये लिंक को मैं यहाँ पे भी रख लेता हूँ नोटपैड की फाइल के अंदर। तो आपने ये फाइल का लिंक यहाँ पे रख लेना है और आपने .NET। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ना डिफरेंट इसके वर्जन आ रहे हैं। अगर आपने इसको डिप्लॉयमेंट करना है इस एप्लीकेशन को कहीं पे, तो फिर आप यहाँ से कुछ इंस्टॉल करोगे। लेकिन यहाँ पे ये रन टाइम एनवायरनमेंट है, जब आप डिप्लॉयमेंट करते हो तो उस मशीन पे चाहिए होता है। अगर डेवलपमेंट करनी है तो फिर आपने इनमें से कोई सा यूज़ करना है। अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स है तो लिनक्स का यूज़ होगा, विंडोज़ का है तो विंडोज़ का यूज़ होगा। अब देखना ये है कि आपके पास जो विंडोज़ है वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो 64 या 86 है। तो जो आपका रेलेवेंट होगा वो आपने इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपने ये चीज़ देखनी हो कि जो मैं भी मशीन यूज़ कर रहा हूँ उसका वर्जन कौन सा है, यानी कि 64 है या 86 है, तो मैं जिस कंप्यूटर पे गया, राइट क्लिक किया, मैं प्रॉपर्टीज़ पे गया। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद मेरे पास उसमें उसकी टाइप आ जाएगी कि सपोज करें कि मैं यहाँ से देखना शुरू किया इसको। ये देखें जी, सिस्टम की जो टाइप है ना वो ये है हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि जब भी आपने .NET का कोई फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है तो आपने उसकी सिस्टम की टाइप देखनी है। आपके पास सिस्टम की टाइप क्या है, 64 है या 86 है, तो ये आपने देख लेना है इसको। ठीक है, अच्छा डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आप सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, अभी हम जिस तरह मैंने इस एप्लीकेशन को रन किया था, एप्लीकेशन रन हुई तो मेरे पास ये देखें जी, हमारे पास ये डाटाबेस से डाटा शो हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका फ्लो क्या है कि सपोज करें कि मैंने क्या किया कि जब भी मैंने कोई काम करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि डेटाबेस के अंदर मैंने कोई टेबल क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास ये जो डेटाबेस है डिफरेंट है, इसके अंदर हमारे पास ये डेटाबेस यूज़ हो रही है। अब ये डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये टेबल बना हुआ है। ठीक है, तो हमने ये एक टेबल बनाया है। जब भी हम इस पर काम स्टार्ट करेंगे तो हमने सपोज करें कि एक न्यू टेबल बनाएंगे इसके अंदर। टेबल बनाने के बाद हमने इसके अंदर स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे।
स्टोर प्रोसीजर बनाने का प्रोसेस की जब टेबल आप बनाओगे तो पहला वर्ड कैपिटल होगा प्रोडक्ट का पी और बाकी सारे लोअर केस में होंगे। इसी तरह जब आप स्टोर प्रोसीजर बनाओगे तो स्टोर प्रोसीजर के अंदर भी आपने क्या करना है कि स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि जो स्टोर प्रोसीजर आप बनाओगे उसका नाम होना चाहिए यूएसपी अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स के नाम से। और इसका स्ट्रक्चर क्या है कि इसको मॉडिफाई किया। इसी तरह जब आप सपोज करें कि अभी मैं बात करता हूँ इसकी कि आपके पास डिफरेंट स्टोर प्रोसीजर बनेंगे इसके अंदर। तो आपने सपोज करें कि ये आपके पास स्टोर प्रोसीजर हो गया, स्टोर प्रोसीजर आपके पास हो गया ये, ठीक है। अच्छा, अब आपका जो प्रोडक्ट लिस्ट के लिए है, इंसर्ट के लिए है, अब जो गेट प्रोडक्ट डिटेल के लिए होगा उसका नाम आप लोगे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ये नाम होना चाहिए उसका, ठीक है। और इसी तरह गेट गेट ये प्रोडक्ट से ये प्रोडक्ट है, ठीक है, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने अपडेट करना है तो आप अपडेट कैसे बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर ये उसका नाम ये बनेगा कंट्रोल सी और ये यूएसपी अपडेट प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है आपने। पहले यूएसपी होगा, अंडरस्कोर होगा, गेट होगा, प्रोडक्ट्स होगा, गेट बाय आईडी और गेट प्रोडक्ट और अपडेट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। हमारे पास इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना है हमने। और जब डेटाबेस के अंदर हम टेबल बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा। सपोज करें कि मैं टेबल बनाता हूँ यूजर का, तो इसका नाम ये होगा यूजर प्रोफाइल, यू कैपिटल पी कैपिटल, ठीक है। उसके बाद यूजर प्रोफाइल आईडी, ये नेम, ईमेल, इस तरह आप इसके एट्रीब्यूट बनाओगे जो भी आपने बनाने होंगे। अच्छा जी, ये चीज़ होगी। अच्छा, उसके बाद हम स्ट्रक्चर पे आते हैं। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आपने जो भी काम करना है कि आपने डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना है। डेटाबेस के अंदर एक टेबल बन गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि ई एफ कोर की जो प्रोजेक्ट है ये वाला, यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपने राइट क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे आ रहा होगा पावर टूल। प्रोजेक्ट हमारा स्टॉप है, स्टॉप कर दिया मैंने इसको। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया मैंने यहाँ पे। अच्छा, अब जिस तरह हम जब एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर काम करते हैं तो हमारे पास एक ईडीएमएस की फाइल बनती है। उस फाइल पर राइट क्लिक करके हम उसको अपडेट करते हैं तो डेटाबेस के जो टेबल होते हैं हमारे पास वो सारे टेबल इसके अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर हम एंटिटी फ्रेमवर्क का जो अल्टरनेट है ई एफ कोर पावर टूल यूज़ करते हैं। यहाँ पर राइट क्लिक किया हमने तो यहाँ पर हमने देखा हमारे पास ई एफ एस कोर पावर टूल हमारे पास यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अभी मैं इस वीडियो के एंड पे एक दोबारा वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा उसको कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन चल अब अभी कर लेते हैं। टूल्स पे गए हम और उसके बाद हम एक्सटेंशन पे चले गए। एक्सटेंशन पे जाने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे ई एफ पावर ई एफ कोर पावर टूल लिखना है हमने, ई एफ कोर पावर टूल, ठीक है। ये इंस्टॉल करना है हमने। इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से सर्च किया, ये आ गया हमारे पास और इसको हमने यहाँ से इंस्टॉल कर दिया तो हमारे पास ई एफ कोर पावर टूल इंस्टॉल हो जाएगा। और फिर वहाँ जहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा था वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी रिवर्स इंजीनियरिंग की। वहाँ पे आप डाटाबेस का नेम दोगे, टेबल का नेम दोगे और उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे तो आपके पास जिस तरह एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर आपके पास सारे ऑब्जेक्ट बन जाते थे स्टोर प्रोसीजर के और टेबल के, इसी तरह इसके अंदर बन जाएंगे। अच्छा, जब तक हमारे पास ये प्रोसेसिंग हो रही है हम क्या करते हैं कि हम एक सपोज करें कि हम एक टेबल बना लेते हैं। हमने क्या किया कि हम एक टेबल बनाया हमने, ये हमारे पास कुछ टेबल्स बने हुए हैं, स्क्रिप्ट बना हुआ है टेबल का, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं अपने डाटाबेस के अंदर गया
डेटाबेस में जाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने इस डेटाबेस पर क्लिक किया, न्यू क्यूरी पर क्लिक किया, और मैंने जो हमारे पास डेटाबेस का टेबल्स बनाए हुए थे, उनका स्कीमा बना हुआ था, वो सारे मैंने कॉपी पेस्ट किए, और दूसरा कॉपी पेस्ट किए, और मैं एग्जीक्यूट करूँगा, हमारे पास ये डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये सारे टेबल्स आ जाएंगे। तो जब तक हमारे पास अभी ये पावर टूल हमारे पास इंस्टॉल हो गया, तो ठीक है। अच्छा, हमारे पास वो इंस्टॉल हो गया, उसके बाद अब हम इसको यहाँ से करते हैं क्लोज। ठीक है, तो उसके बाद हमने इसको विन स्टूडियो को हमने ना ओपन करना है, क्लोज करके ओपन करना होता है। तो मैं अभी एक वीडियो को स्टॉप कर रहा हूँ। स्टॉप होगी वीडियो, चलो मैं नहीं करता स्टॉप इसको। अच्छा, मैं क्या किया, मैंने इसको बिल्ड किया, देखते हैं शायद हमें रिस्टार्ट ना करना पड़े, वैसे ही आ जाए, अदरवाइज लास्ट ऑप्शन हम विन स्टूडियो को ओपन करेंगे। डाटा पर क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास नहीं आया। ठीक है, मैंने इसको विन स्टूडियो को क्लोज कर दिया। विन स्टूडियो पे गया, मैंने इसको रन एज एडमिन किया, और रन एज एडमिन करने के बाद अब वो देखें, जो हम इंस्टॉल कर रहे थे इंस्टॉलेशन दोबारा स्टार्ट हो गई है। जो ई एफ कोर पावर टूल के लिए जो हम एक्सटेंशन यूज़ कर रहे थे ना, तो वे स्टूडियो को हमने क्लोजर को ओपन किया, तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि तब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, हम सेको सर्वर पे चले जाते हैं। सेको सर्वर पे जाके हम क्या करते हैं कि सपोज करें कि हमारे पास गेट प्रोडक्ट का जो था एसपी, हमने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद हमने इसको क्रिएट किया। ठीक है, और हमने इसको लिख दिया था यूएसपी गेट वैलिडेट यूज़र, वैलिडेट यूज़र, कि जो यूज़र लॉगिन करने के लिए हम एक स्टोरेज बनाना चाह रहे हैं, उसका नाम रखा है हमने वैलिडेट यूज़र। ये किया, और यहाँ पे हमने रिफ्रेश किया डेटाबेस को, हमारे पास वो टेबल आ जाएंगे। तब तक हमारे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया। प्रोजेक्ट ओपन होने के बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट ओपन हो रहा है, तब तक हम इसके अंदर कुछ और कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे चले गए, इसको रिफ्रेश किया हमने। अब हमारे पास ये टेबल यूज़र का आ गया था। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्या करना चाह रहे हैं कि सिलेक्ट, कभी भी सिलेक्ट स्टैटिक यूज़ नहीं करना, आपने हमेशा कॉलम का नेम यूज़ करना है। सेलेक्ट किया, यूज़र आईडी सेलेक्ट किया, यूज़र नेम सेलेक्ट किया, जो भी करना चाह रहे हैं हम। ठीक है, तो अभी मैंने इसको ये किया, और इधर मैंने लिख दिया जी हमारे पास स्टोरेज बन रहा है, ये पैरामीटर लेगा दो, हमारे पास दो पैरामीटर लेगा, यूज़र नेम और पासवर्ड का। अच्छा, अब सपोज करें कि मैंने स्टोरेज क्रिएट करना है, उसका मेथड क्या है, इजी सिंपल है कि मैं यूज़र पर क्लिक किया, क्रिएट, यानी क्रिएट टेबल आ गया, क्रिएट, सेलेक्ट, इंसर्ट, और चलो मैं इंसर्ट में करता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैंने देखा जाए तो ये सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है कि मुझे ना उसका स्ट्रक्चर चाहिए होगा कि मैं किस तरह यूज़र नेम पैरामीटर में लूँगा। कंट्रोल सी किया, यहाँ पे मैंने ये लिखा एट का साइन, और ये मेरे पास ये कह लें कि एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ये ये और उसके बाद ये हो गया, और उसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दिया हमने, ये। ठीक है, अब हमारे पास देखा जाए तो हमारे पास ये दो वेरिएबल डिक्लेयर हो गए।
एक का नाम यूजर नेम हो गया, दूसरे का नाम हो गया पासवर्ड। यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल टू यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इक्वल टू पासवर्ड। ये हमारे पास एक स्टोर पोजीशन बन गया और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास एक स्टोर पोजीशन बन गया ये। ठीक है, अच्छा जी, अभी हम देखते हैं कि हमारे पास जो इंस्टॉलेशन हो रही थी उसका जो डाटा स्टूडियो इंस्टॉल मॉडिफाई, ठीक है, ये इंस्टॉल हो चुका होगा। अब हम देखते हैं कि अगर इंस्टॉल हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक किया हमने तो ये हमारे पास देखें ये भी वो रिवर्स इंजीनियरिंग का हमारे पास पावर टूल नहीं आया। हम इसको मॉडिफाई करते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास ये अपडेट हो रहा है, इसको हम होने देते हैं। तो अच्छा जी, अभी हम जो प्रोजेक्ट बना रहे थे तो बजाय कि हम क्या करें कि हम एक रैंडमली कोई प्रोजेक्ट बनाएं, शॉपिंग कार्ट बनाएं, ABC बनाएं, XYZ बनाएं, तो मैंने सोचा क्यों ना हम एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन बनाएं जिसको हम प्रॉपर बनाएं और इसको डेवलप करें और इसको हम ओपन करते हैं यूज़ करने के लिए। तो मैंने फिर क्या सोचा कि मैंने कहा चैट जीपीटी की आजकल बड़ी बातें हो रही हैं तो मैंने कहा, चलो उसको ट्राई करते हैं। तो मैंने चैट जीपीटी में गया और मैंने चैट जीपीटी में जाके मैंने क्या कहा जी उन्हें कि मैं एक्ट एज अ बिजनेस एनालिस्ट, कि अब आप मुझसे बात करो एज अ बिजनेस एनालिस्ट। उसने कहा ठीक है। तो मैंने उसको बताया कि मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहा हूँ और उसको मैं सेल करना चाह रहा हूँ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। प्लीज सजेस्ट मी फीचर लिस्ट फॉर मॉड्यूल। ठीक है, अब उसने बताया जी अगर आप ये बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपके पास ये मॉड्यूल होंगे सारे, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट होगा, यूनिट डिटेल्स होंगी, रूम शूम, ये सारी चीज़ें डिटेल लिख दी उसने। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा जी उसके के पहले मैंने सॉफ्टवेयर के नाम से सर्च किया, फिर मैंने सिस्टम के नाम से कहा उसको। तो फिर उसने मुझे उसको इंस्ट्रक्शन मैंने दी कि मैं इसको मल्टी यूज़र बनाना चाह रहा हूँ, तो उसने फिर मुझे इस तरह इसका सारे फीचर्स बता दिए। अब फिर मैंने उससे क्रिएट डेटाबेस स्ट्रक्चर फॉर अबव फीचर इन MS SQL सर्वर, कि जो आप मुझे फीचर बताए हैं मुझे अब इनका डेटाबेस का स्कीमा बना दो। तो उसने मुझे ये स्कीमा बना दिया कि एक टेबल यूजर्स का होगा, यूजर की टाइप होगी, प्रॉपर्टीज होंगी, टेनर्स होंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे कहा जी कि मुझे ना राइट SQL स्क्रिप्ट फॉर द अबव टेबल्स, जो आपने टेबल मुझे सजेस्ट किए हैं उनका स्कीमा बना दो। अब मुझे उसने उसका स्कीमा बना दिया है। ठीक है, अच्छा स्कीमा सारा बना दिया उसने मुझे। अभी फर्दर मैं देखता हूँ इसको कि अभी ये हमारे पास अपडेट हो रहा है। अच्छा, फिर सपोज करें कि मैं उसे कहता हूँ कि जी आप मुझे जो मैंने भी ये टेबल बनाया है प्लीज़ क्रिएट करंट ऑफ अबाउट टेबल्स इन ASP.NET MVC कोर 6.0। कि जो आपने मुझे ये टेबल का स्कीमा दिया है ना तो मुझे इसका करंट भी लिख दो सारे। ठीक है, अब उसने मुझे बताया जी आपने जब प्रॉपर्टी वाला जो काम कर रहे थे उसके अंदर आप प्रॉपर्टी का एक क्लास बनेगी। ठीक है, फिर एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू अगर आपने करना है तो DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल बन जाएगी एक। फिर मेथड बताया कि कंट्रोलर क्रिएट करना है आपने। ये सारा जो स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास देखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद कंसिस्टिंग बना दी उसने, DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल बना दी उसने। और उसके बाद ये कह लें कि चैट जीपीटी थक गया, मैंने इसको कहा जी रीजनरेट। ठीक है, वो अभी क्रिएट करना शुरू हो गया। ठीक है, क्रिएट मॉडल किया और सारा वो सारे प्रोसेस कर रहा था हमारा वो। उसने कंट्रोलर बनाया, फिर उसने डिपेंडेंसी इंजेक्शन को ऐड कर रहा है, फिर बिजनेस लॉजिक का बता रहा है आपको। तो ये जो कमांड थी मेरे उसके लिए ना, मैंने कि ये बहुत बड़ा काम था कि मैंने उसको पूरे सिस्टम का ही वो कह दिया है।
तो वो थोड़ा सा ये कह रहे हैं कंफ्यूज हो गया या थक गया कह रहे हैं इसको। मैंने उसको कह दिया प्लीज प्लीज डू CRUD फॉर मी फॉर द टेबल यूजर्स। अब मैंने उसको छोटी कमांड दी है, बजाय मैं उसको इतनी बड़ी कमांड दे देता। तो अब उसके लिए आसानी होगी है कि यार पूरा काम करने के बजाय वो क्या करेगा कि एक छोटा सा देने का। अब उसने यूज़र की लिस्ट किस तरह शो करानी है, डिटेल यूज़र किस तरह होगा, क्रिएट किस तरह होगा, एडिट किया होगा, लेकिन ये कह लें कि अब उसने पूरा मुझे कोड लिख दिया है। अच्छा अच्छा, इसमें सॉफ्टवेयर ज़्यादा करते हुए से मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो इसको इसको को भाई प्लीज़ शो मी कोड ऑफ कंट्रोलर एंड व्यूज। ठीक है, तो आपने इसको फिर वो कमांड देने प्लीज। तो भाई आपने जो यूज़र कंट्रोलर बना रहे थे दरम्यान में करते करते आपने छोड़ दिया था। ज़ाहिर सॉफ्टवेयर इसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपने उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि मैंने उसको बताया भाई मुझे कंट्रोलर भी दिखाओ। अब उसने कंट्रोलर के अंदर हमारे पास ये नहीं कि MVC कोर के अंदर करते हुए हमारे पास ये सर्विस बनी होगी, उसको कॉन्टेक्स्ट बनाया। ठीक है, लिस्ट पेज इस तरह आ जाएगी, डिटेल पेज इस तरह आ जाएगा। ठीक है, फिर उसका व्यू इस तरह बन जाएगा। ठीक है, फिर उसकी जो डिटेल के पेज है वो इस तरह बन जाएगा। तो आप जो इंस्ट्रक्शन देते रहोगे ना तो ये चीज़ें करता रहेगा उस तरह। अभी जी मेरा प्रोसेस जरा टाइम ले रहा है ये, तो इसको रहने देते हैं, होने देते हैं इसको जब तक ये हो रहा है। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके प्रोजेक्ट की कि हमारे पास यानी कि इसका फ्लो इस तरह होगा कि सबसे पहले आपने एंटिटी फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, सॉरी EF कोर पावर टूल की बात कर रहे थे कि यहाँ पे EF रिवर्स इंजीनियरिंग की ऑप्शन आ जाएगी। तो उसके बाद आप रिफ्रेश करोगे, उसके बाद आपके पास सारे टेबल्स आ रहे होंगे, स्टोर प्रोसीजर आ रहे होंगे, और जब आप उसको सेव करोगे तो आपके पास सारे ऑब्जेक्ट इसके अंदर आ जाएंगे। पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि प्रोवाइडर्स के अंदर जाना है आपने। अच्छा, प्रोवाइडर में जाने के बाद आपने क्या करना है कि जिस तरह हमारे पास हर एंटिटी का एक प्रोवाइडर होना चाहिए, मिसाल तौर पर प्रोडक्ट का प्रोवाइडर मैंने डेवलप किया, मैं दिखाता हूँ। मैंने एक क्लास ऐड की इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन का, तो उसका नाम प्रोवाइडर रखा, और उसको मैंने क्या किया कि इनहेरिट कर लिया इंटरफेस के साथ आई प्रोवाइडर के नाम। अब यहाँ पर जिस एंटिटी फ्रेमवर्क के हमारे DB कॉन्टेक्स्ट की फाइल बन जाती है ना, तो वो फाइल बन गई है। तो मैंने जब लिस्ट लेके आ रहा हूँ तो मैंने क्या किया कि एक फंक्शन बनाया, DB कॉन्टेक्स्ट प्रोसीजर लिखा, डॉट लिखा, गेट किया, हमारे पास उसका फंक्शन कॉल हो गया। इसी तरह इंसर्ट का फंक्शन कॉल हो गया। ये हो गया सिंपल, जिसका हम एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर करते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है जी कि हम इंटरफेस में आ गए। इंटरफेस के अंदर हमने दो फंक्शन बनाए थे, दो फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। ये एक स्टेप हो गया, यानी कि इस लेयर के अंदर क्या करना था, हमने EF को पावर टूल के थ्रू इंटीग्रेट किया डाटाबेस के साथ, और जो उसके हमने स्टोर से बनाए थे, जो डाटा सेव करवाने के फंक्शन थे, वो दो फंक्शन हमने बना दिए इसके अंदर। उसके बाद आ जाते हैं जी हम बिजनेस के अंदर। बिजनेस के अंदर हमें क्या करना होता है कि उसी तरह हमने इम्प्लीमेंटेशन की, क्लास बनाई जिसका नाम रखा सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस के नाम से। इसके अंदर ये कह लेंगे दो फंक्शन हमने जो बनाए हुए थे ना, वही फंक्शन हमने यहाँ पे उनको सर्विस के अंदर ले आए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह सर्विस के अंदर हमारे पास दो फंक्शन बन गए। अच्छा, प्रोवाइडर और सर्विस में फ़र्क क्या है? प्रोवाइडर कह लें एक डाटाबेस को सर्वर के थ्रू कनेक्ट हो रहे हो आप, वो एक प्रोवाइडर लिंक कर रहा था डाटाबेस के साथ। सर्विस क्या कर रही है कि प्रोवाइडर से डाटा उठा रही है और आपके लॉजिक इंप्लीमेंट करके आपको एक सर्विस के तौर पे दे दी है। अच्छा, सपोज करें कि हम कल को हम डाटाबेस यूज़ करना चाह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट माईएसक्यूएल यूज़ करना चाह रहे हैं, ओरेकल यूज़ करना चाह रहे हैं, तो उस समय एक प्रोवाइडर और ऐड करना पड़ेगा। प्रोवाइडर एक और ऐड कर लेंगे, और जो प्रोवाइडर डाटा भेजेगा सर्विस को, तो इस सर्विस हमारे पास यूज़ हो रही होगी हमारे पास प्रोजेक्ट्स के अंदर। वेब का प्रोजेक्ट है, API का प्रोजेक्ट है, मोबाइल ऐप का प्रोजेक्ट है, जो भी प्रोजेक्ट है सबके अंदर यूज़ हो रही होगी। प्रोडक्ट में चले गए, हम सर्विस में चले गए, यहाँ पे हमने वही प्रोवाइडर से डाटा उठा लिया। ठीक है। उसके बाद हमने इसका इंटरफेस बनाया। इंटरफेस के अंदर वही हमने दो फंक्शन ऐड कर दिए। तीसरा फंक्शन ऐड करना चाहेंगे तीसरा कर लेंगे, चौथा करना चाहेंगे चौथा कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास इस लेयर का काम भी खत्म हो गया। अच्छा, अब सर्विस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हमारे पास ना यहाँ पे हम मैपिंग कर यूज़ कर रहे हैं, कि जो हमारे पास प्रोवाइडर से डाटा आया था वो स्टोर प्रोसीजर से, तो वो आया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है। अब हमने जो डाटा आया था स्टोर प्रोसीजर से, तो हमने उसको एक अपना कस्टम DTO बनाया है, उसके अंदर डाटा फेंका है। तो ये मैपिंग के लिए यूज़ किया हुआ है हमने इसके अंदर ऑटो मैपर। तो ये क्या करता है कि जो एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर ये कहना ये जो डाटा हमारा प्रोवाइडर से आ रहा था, तो उसकी मैपिंग करवा दी हमने कस्टम ऑब्जेक्ट के साथ। अब इसकी हम बात करें कस्टम ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करना होता है हमने, कि ये कह लें कि इसके अंदर हमने वही कॉलम नेम ऐड करने होते हैं कि जो हमें चाहिए होते हैं।
ठीक है, या जो हमें प्रोवाइडर दे रहा है, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास इस प्रोजेक्ट का हमें पता लग गया क्या करना है, बिजनेस का हमें पता लग गया। अब डीटीओ के अंदर अब डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट है कि जो हमने डाटा अभी जो बताया था, हमने एक बनाया प्रोडक्ट का जो हमारा डीटीओ था वो बनाया। ठीक है, ये सिर्फ डीटीओ बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जो हमें डीटीओ चाहिए होंगे हम इसके अंदर रख लेंगे बना के उनको। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें, फिर हमारे पास सर्विस बन गई। अब हम आगे कंट्रोलर के अंदर। कंट्रोलर के पास हमारे पास ये होम कंट्रोलर था। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया है कि हमने जो प्रोडक्ट की जो सर्विस बनाई थी हमने, उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, उसका स्ट्रक्चर में पास कर दिया, और हमने सिंपली यहाँ से उसका फंक्शन कॉल कर लिया प्रोडक्ट लिस्ट वाला। प्रोडक्ट लिस्ट गेट करने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया। उसकी जो टाइप थी डीटीओ को जो बनाया था, उसमें डाटा आ गया, और ये डाटा हमने गो टू व्यू करके हमने इस मॉडल को भेज दिया, इसने हमें लिस्ट शो करा दी। और साथ ही मैंने क्या किया कि टेस्टिंग के लिए फंक्शन बना दिया कि जो जिस तरह हमारे पास लिस्ट का फंक्शन इस तरह कॉल होगा, ऐड का इस तरह कॉल होगा। जो ऐड का फंक्शन है वो उसको मैंने जो एसपी एक बनाया हुआ था, यहाँ पे एक एसपी बनाया हुआ था मैंने, वो कॉल किया हुआ है, और वो एक पैरामीटर ले रहा है आपसे। तो इस तरह हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एक बेसिक सा जो ओवरव्यू था मैंने आपको उसका दे दिया। फिर फर्दर इसके अंदर हमारे पास ये पावर टूल अभी हमारे पास अपडेट हो रहा है, तो इसकी मैं भी एक और वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर ना एक डाटाबेस का हमने जो टेबल क्रिएट किए हैं अभी, ये टेबल को यूज़ करते हुए हमारे पास ये किस तरह यहाँ पे स्टॉपेज शो हो जाएंगे, और किस तरह हमारे पास प्रोवाइडर के अंदर फंक्शन बनेगा। तो ये मैं इसके अंदर अभी उसको डिज़ाइन कर दूंगा। तो ये हमारा एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं हम कोई भी एप्लीकेशन बना लेंगे। और इस स्ट्रक्चर पर काम करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने एडमिनल्टी एक ओपन सोर्स थीम है, उसको हमने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने के बाद हमने इसको इस प्रोजेक्ट के अंदर हमने यहाँ पे इसका कह लें कि ये www के अंदर हमारे पास ये थीम के अंदर गया मैं, और यहाँ पे मैंने इसका एक थीम कॉपी कर लिया सारा। अब इसी तरह अगर हम सपोज करें कि अभी हम इसका एडमिन थीम का एडमिन सेक्शन बना रहे हैं, तो हमें एक उसका उसका नाम हमने सॉफ्टवेयर रख दिया। इसी तरह हो सकता है कल को हम इसकी वेबसाइट भी बनाएं एक, तो इसके लिए हम एक और फोल्डर बना देंगे वेबसाइट के नाम से ये, और उसके अंदर हम एक वेबसाइट का थीम रख देंगे। तो हमारे पास ये एक बेसिक सा ओवरव्यू है जिसके अंदर हमने काम करना है और जिसको हमने एक्सप्लोर करना है। तो इसका जो मेन पर्पस था इस डेमो का वो यही था कि हमारे पास डॉट नेट कोर को यूज़ करते हुए हम एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना लें, और उस प्रोजेक्ट के अंदर हम अपना चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें।